लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कहानीकार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कहानी कैसे लिखी जाती है अब मैंने सीख लिया है। बंकिम चटर्जी और सर वॉल्टर स्कॉट की रचनाएं पढ़कर कोई खास लाभ हुआ हो सो बात नहीं। लाभ कहाँ से और कैसे हुआ अपनी पहली कहानी में उसी का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे पिता की राय बहुत तरह की थी, लेकिन बाल विवाह के खिलाफ वे किताब या स्वाधीन बुद्धि से अपनी कोई खास राय कायम नहीं कर पाए थे। मेरा जब ब्याह हुआ था तब 17 से निकलकर मैंने 18वीं साल में कदम रखा था। कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ता था और तब मेरे मनोक्षेत्र में यौवन की पहली दखनी हवा बहने लगी थी। कितनी ही अलक्ष्य दिशाओं से न जाने कितने अनिर्वचनीय गीत और गंध, कंपन और मरमर मेरे तरुण जीवन को उत्सुक बनाए डाल रहे थे, जिसकी हद नहीं। अब भी जब कभी उन दिनों की याद आ जाती है तो छाती के भीतर लंबी गहरी सांसों की धौंकनी सी चलने लगती है। तब मेरी माँ नहीं थी। हमारी सूनी घर गृहस्थी में लक्ष्मी स्थापित करने की गरज से मेरी पढ़ाई खत्म होने तक सब्र किए बगैर ही पिताजी 12 साल की लड़की निर्झरणी को अपनी पुत्रवधू बनाकर घर ले आए। निर्झरणी नाम ऐसा है कि सहसा पाठकों के समक्ष उसका प्रचार करने में मुझे संकोच मालूम हो रहा है। कारण मुझे शक है कि उनमें से बहुतों की काफी उम्र हो चुकी होगी। बहुत से स्कूल मास्टर होंगे, कोई मुंसिफ होंगे तो कोई संपादक, और वे मेरे ससुर साहब की नाम निर्वाचन रुचि के अत्यधिक लालित्य और नवीनत्व पर हंसे बगैर नहीं रहेंगे। लेकिन मैं तब अर्वाचीन, जिसे आप अपरिपक्व बुद्धि, आधुनिक या नादान कुछ भी कह सकते हैं, था। विचार शक्ति की कोई बला मेरे सिर नहीं चढ़ी थी। इसलिए सगाई के समय ज्यों ही नाम सुना त्यों ही मैं चट से कविता बना बैठा। निर्झरणी का मीठा कलरव सुनते ही मन मुग्ध हुआ, प्रेमातुर हो चित्त विहंगम, बोल उठा ओ पिया पिया। अब तो काफी उम्र हो चुकी है और वकालत छोड़कर मुंसिफी पाने के लिए काफी व्यग्र हो उठा हूं। फिर भी वो नाम अब भी मेरे कानों में पुराने बहला की आवाज की तरह और भी ज्यादा मुलायम होकर गूंज गूंज उठता है। प्रथम यौवन का प्रथम प्रेम बहुत सी छोटी मोटी बाधाओं की वजह से मधुर होता है। शर्म की बाधा, घर वालों की नज़र की बाधा, तजुर्बे की बाधा, इन सब पहाड़ियों को लांघकर प्रथम परिचय का जो आभास मिलता है वो भोर के उजाले की तरह रंगीन होता है, दोपहर की धूप की तरह स्पष्ट खुला हुआ और वर्ण छटान विहीन नहीं होता। हमारे उस नवीन परिचय के बीच मेरे पिता विंध्याचल की तरह खड़े हो गए। मुझे उन्होंने हॉस्टल में निर्वासित करके अपनी ब्याहली पतोहू को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी ये कहानी बस यहीं से शुरू होती है। ससुर साहब अपनी पुत्री का सिर्फ नामकरण करके ही निश्चिंत न थे। उन्होंने उसे पढ़ाने लिखाने का भी काफी आयोजन किया था। यहां तक कि कई किताबें उसने कंठस्थ कर ली थीं। मेघनाद वध काव्य पढ़ने के लिए उसे हेमचंद्र की टीका की जरूरत नहीं पड़ती थी। हॉस्टल जाने के बाद मुझे उसका परिचय मिला था। वहां से कितनी ही तरकीबों से पिता से छिपाकर मैं उसे नवविरह ताप से उत्तप्त चिट्ठियां भेजने लगा। उनमें मैं उद्धरण चिन्ह बगैर दिए ही नवीन कवियों के नाना काव्यों का कपड़छन करके अनेक कविताओं में अपनी प्रेम वार्ता उड़ेल दिया करता था। सोचा था प्रेणी से सिर्फ प्रेम आकर्षित करना ही काफी नहीं, श्रद्धा भी प्राप्त करनी चाहिए, और वैसी श्रद्धा पाने के लिए मातृभाषा में मनोहर कविता रचना मेरे बूते से बाहर की बात थी। लिहाजा मणौ वज्रस्मुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गतिहा, अर्थात और जौहरियों ने जिन मणियों में छेद कर रखा था, मेरी चिट्ठियां उन्हें सूत में गूंथकर यथास्थान भेजा करती थी। लेकिन इतना विनय मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट करना चाहता कि उनमें मणियां दूसरों की ही होती थी, सिर्फ सूत ही सूत मेरा होता था। और कालिदास भी शायद ऐसा नहीं करते अगर सचमुच ही मणियां उनकी चोरी की होती। परंतु 1-2 चिट्ठियों का जवाब पाते ही उसके बाद फिर मैंने उद्धरण चिन्ह देने में कतई कंजूसी नहीं की। इतना तो मैंने साफ समझ लिया कि नववधू महोदया अपनी मातृभाषा खूब अच्छी तरह जानती हैं। उसकी चिट्ठियों में हिज्जे की गलतियां थीं या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं दे सकता, और न इस बहस में ही पढ़ना चाहता हूं कि उतनी योग्यता का मैं हकदार हूं या नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर समझता और मंजूर करता हूं कि साहित्य और भाषा ज्ञान के बगैर वैसी चिट्ठियां हरगिज नहीं लिखी जा सकती थीं।
और मेरे लिए कोई अगर ऐसा कहे कि स्त्री को विदुषी देखकर अच्छे पति को जितना गर्व और आनंद होना चाहिए उतना मुझे नहीं हुआ तो ये मेरे प्रति अन्याय होगा। इसे झूठी बदनामी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इतना मैं माने लेता हूं कि मेरे भावों में जरा कुछ और भाव भी था। वो भाव ऊंचे दर्जे का भले ही न हो, पर उसमें स्वाभाविक कठिनाई ये थी कि जिस पद्धति से मैं अपनी विद्या का परिचय दे सकता था वो पद्धति बालिका वधू के लिए दुर्गम थी। वो जितनी सी अंग्रेजी जानती थी उसके भरोसे उसे बर्क मेकले के ढंग की चिट्ठी लिखना मच्छर मारने के लिए तोप दागने के बराबर ही होता। मच्छर पर कोई असर नहीं होता, सिर्फ आवाज और धुआं निकलकर ही रह जाता। मेरे 2-3 जिगरी दोस्त थे, उन्हें मैं अपनी स्त्री की चिट्ठियां बगैर दिखाए न रह सका। उन लोगों ने आश्चर्य के साथ कहा, तुम्हारी तकदीर बुलंद है जो ऐसी वाइफ मिली। यानी दूसरे शब्दों में इसके मानी होते हैं, मुझ जैसा पति ऐसी स्त्री के काबिल नहीं। निर्झरणी से पहले पत्र का उत्तर पाने के पहले ही मैंने जो कई चिट्ठियां लिख डाली थी उनमें हृदयोच्छ्वास तो काफी था ही, साथ ही हिज्जे की गलतियां भी कम न थीं। तब मुझे इसका कुछ ख्याल ही न था कि स्त्री को सावधानी से पत्र लिखना चाहिए। सावधान होकर लिखता तो हो सकता है कि गलतियां कुछ जरूर कम होती, पर हृदयोच्छ्वास बिल्कुल ही मारा जाता। ऐसी हालत में चिट्ठियों की मध्यस्थता को अलग करके मुकाबले में प्रेमालाप करना कहीं ज्यादा निरापद है। लिहाजा पिताजी जब ऑफिस रवाना हो जाते तब मुझे भी कॉलेज से रफू चक्कर होना पड़ता। पढ़ाई का जो नुकसान होता आपस में प्रेमालाप करके हम दोनों उसको ब्याज समेत वसूल कर लेते। प्रेम के परीक्षागार से मैं बार बार विज्ञान के इस तथ्य की जांच करके निस्संशय हो चुका हूं कि विश्व संसार में कुछ भी बिल्कुल नष्ट नहीं होता। एक आकार की जो क्षति है दूसरे आकार का वही लाभ है। इसी समय मेरी स्त्री की चचेरी बहन का ब्याह आ पड़ा। हम लोग तो नियमानुसार लेन देन करके छुट्टी पा गए, पर मेरी स्त्री को स्नेह के आवेग में कविता बनाकर लाल कागज पर लाल स्याही से अच्छी तरह लिखकर बहन के नाम बगैर भेजे चैन नहीं पड़ा। वो रचना मालूम नहीं कैसे पिता के हाथ पड़ गई। पिताजी अपनी पुत्रवधू की कविता में रचना नैपुण्य, सद्भाव, सौंदर्य, प्रसाद गुण, प्रांजलता इत्यादि शास्त्र सम्मत नाना गुणों का समावेश देखकर हद से ज्यादा मुग्ध हो गए। अपने वृद्ध मित्रों को दिखाई। उन लोगों ने भी हुक्के में कश लगाते हुए कहा, वाह भाई वाह, खूब लिखी है। नववधू में रचना शक्ति है, ये बात किसी से छिपी नहीं रही। सहसा इस तरह की ख्याति फैल जाने से रचयित्री के कर्णमूल और कपोलों पर सुर्खी आ गई थी, पर अभ्यास के अनुसार तुरंत बिला गई। पहले ही कह चुका हूं कि संसार में कोई भी चीज बिल्कुल नष्ट नहीं होती। हो सकता है कि उसकी वो शर्म की सुर्खी कोमल कपोलों को छोड़कर मेरे कठिन हृदय के किसी अंधेरे कोने में आ छिपी हो, लेकिन इसके मानी ये नहीं कि पति के कर्तव्य में मैंने कोई लापरवाही की हो। निष्पक्ष समालोचना करके अपनी स्त्री की रचना की त्रुटियों का संशोधन करने में मैंने कभी भी आलस नहीं किया। पिता ने बिना विचारे उसे जितना ही प्रोत्साहन दिया है, मैंने सावधानी के साथ त्रुटियां दिखा दिखाकर उसे उतना ही संयत किया है। मैंने अंग्रेजी के बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं दिखा दिखाकर उसे मुग्ध करने में कोई कसर नहीं रखी। उसने कोयल पर एक कविता लिखी थी। मैंने शैली की स्काईलार्क और कीट्स की नाइटिंगेल सुनाकर उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तब विद्या के जोर से मैं भी मानो शैली और कीट्स के गौरव का भागीदार बन गया था। मेरी स्त्री भी अंग्रेजी साहित्य में से अच्छी अच्छी चीजें अनुवाद करके सुनाने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती, और मैं भी गर्व के साथ उसके अनुरोध की रक्षा करता रहता। सवाल उठ सकता है कि अंग्रेजी साहित्य की महिमा में गरक होकर क्या मैंने अपनी स्त्री की प्रतिभा को नष्ट नहीं किया? असल में स्त्रियों की कमनीयता के लिए जरा सी छाया का आच्छादन जरूरी है। मेरे पिता और उनके साथी इस बात को नहीं समझते थे। इसी से मुझे इस कठोर कर्तव्य का भार अपने हाथ में लेना पड़ा था। निशीथ का चांद दोपहर के सूरज के समान हो उठे तो घड़ी दो घड़ी के लिए वाहवाही दी जा सकती है, किंतु बाद में सोचना पड़ता है कि कैसे उसे ढका जा सकता है। मेरी स्त्री की रचनाओं को अखबारों में छपाने के लिए खुद मेरे पिता तथा और भी बहुतों ने बहुत कोशिश की थी, पर निर्झरणी इससे बहुत शर्माती थी और मैंने उसकी उस शर्म की रक्षा की है। अखबारों में तो नहीं छपने दी, पर मित्रमंडली में उसके प्रचार को मैं किसी भी तरह न रोक सका।
इसका नतीजा कहाँ तक बुरा हो सकता है, इस बात का ज्ञान मुझे कुछ दिन बाद हुआ। तब मैं अलीपुर कोर्ट में वकालत करता था। वसीयतनामे के एक मामले में मैं बड़े जोरों की पैरवी कर रहा था। वसीयतनामे में भाषा थी बंगला। अपने मुवक्किल के अनुकूल उसके अर्थ की स्पष्टता को बाकायदा साबित कर रहा था कि इतने में विरोधी पक्ष का वकील उठकर बोल उठा, मेरे विद्वान मित्र अगर अपनी विदुषी स्त्री से इस वसीयतनामे के मानी समझ आते तो शायद इस तरह की विचित्र व्याख्या करके वे अपनी मातृभाषा को सबके सामने इस कदर पीड़ित और व्यथित हरगिज न करते। चूल्हे में आग सुलगाते वक्त नाक आंख से पानी गिरने लगता है और उससे तबीयत परेशान हो जाती है, लेकिन घर में आग लगती है तो उसका बुझाना ही मुश्किल हो जाता है। लोगों की अच्छी बात तो दबदबू जाती है, पर बुरी और बदनामी की बात जेठ की लू की तरह जल्द से जल्द चारों तरफ फैल जाती है। इस किस्से का भी वही हाल हुआ। देखते देखते सर्वत्र इसका प्रचार हो गया। मुझे डर था कि कहीं मेरी स्त्री के कानों तक न पहुंच जाए, पर सौभाग्य से वहां तक बात नहीं पहुंची। कम से कम उसके मुंह से तो मैंने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं सुना। एक दिन एक अपरिचित भले आदमी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने छूटते ही पूछा, आप यही हैं क्या श्रीमती निर्झरणी देवी के पति? मैंने कहा, मैं उनका पति हूं या नहीं इस बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता। हाँ, वे मेरी स्त्री जरूर हैं। बाहर के लोगों में स्त्री के पति के रूप में नाम पाने को मैं गौरव का विषय नहीं समझता, और ये कोई गौरव का विषय नहीं। ये बात एक और व्यक्ति ने मुझे अनावश्यक स्पष्ट भाषा में याद दिला दी थी। पाठकों को पहले से ही मालूम है कि मेरी स्त्री की चचेरी बहन का ब्याह हो चुका है। उसका पति बहुत ही बर्बर और दुराचारी है। स्त्री के प्रति उसका अत्याचार असह्य है। मैंने उस निर्दय निष्ठुर पाखंडी के अनाचारों के विषय में आत्मीय समाज में जिक्र छेड़ा था। नतीजा ये हुआ कि बात का बतंगड़ बनकर मामला साढ़ू साहब के कानों तक पहुंच गया। फिर तो हजरत ने मेरे ऊपर स्थायी रूप से हमला शुरू कर दिया। मेरे विषय में अभी तक वो सबसे गाता फिरता है कि अपने नाम से शुरू करके ससुराल के नाम तक उत्तम मध्यम जघन अनेक प्रकार की ख्याति का वर्णन शास्त्रों में लिखा है, पर अपनी स्त्री की ख्याति से यशस्वी होने की कल्पना बड़े बड़े कवियों के दिमाग में भी नहीं आई। ये सब बातें लोगों की मुंह जबानी चारों तरफ फैलती रहे तो स्त्री का दिमाग कहाँ तक ठिकाने रह सकता है। उसके मन में दम भाए बगैर नहीं रह सकता। खासकर पिताजी में एक बुरी आदत ये थी कि वे निर्झरणी के सामने ही हम दोनों के भाषा ज्ञान के संबंध में तुलनात्मक आलोचना करके खूब आनंद अनुभव किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, हरीश जो बंगला में चिट्ठियां लिखा करता है उनकी गलतियां तुम क्यों नहीं सुधार दिया करती बहुरानी? मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें उसने जगदिंद्र लिखने में दीर्घ इकार बिठा दिया था। सुनकर उनकी बहुरानी चुपके चुपके मुस्कुराती रही। मैं भी उस बात को महज मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन ऐसा मजाक अच्छा नहीं। स्त्री के दंभ का परिचय पाने में मुझे देर न लगी। हमारे मोहल्ले में लड़कों ने एक क्लब बना रखी थी। उसके सदस्यों ने एक दिन देश के एक प्रसिद्ध साहित्य सेवी के व्याख्यान का आयोजन किया और उन्हें राजी भी कर लिया। साथ ही एक और प्रसिद्ध आदमी को सभापति तय कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो जाने से लड़कों ने और कोई उपाय न देखकर मुझे आ घेरा। अपने ऊपर लड़कों की इस अकारण श्रद्धा को देखकर मैं जरा कुछ उत्फुल्ल हो उठा। बोला, अच्छी बात है, पर विषय क्या है सो तो बताओ। उन लोगों ने कहा, प्राचीन और आधुनिक बंगला साहित्य। मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे जाने हुए हैं। दूसरे दिन सभा में जाने के पहले जलपान और पहनने के कपड़े के लिए स्त्री को ताकीद करने लगा तो उसने कहा, क्यों, क्या बात है, इतनी जल्दी किस बात की? कहीं अपने लिए लड़की देखने तो नहीं जा रहे? मैंने कहा, एक बार देखकर ही नाक कान पकड़ चुका हूं, दोबारा अब क्या देखूंगा? उसने कहा, तो बंठन के जाने की इतनी जल्दी क्यों? गर्व के साथ मैंने उसे पूरी बात बता दी। सुनकर उसने जरा भी खुशी जाहिर नहीं की। व्याकुल होकर मेरा हाथ थाम लिया और बोली, तुम्हारा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकोगे। मैंने कहा, राजपूतानियां बख्तर पहनाकर अपने पतियों को लड़ाई में भेजा करती थी, और एक तुम हो कि व्याख्यान सभा में भी नहीं भेज सकती। निर्झरणी बोली, अंग्रेजी में व्याख्यान होता तो मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन रहने दो, बहुत से लोग आएंगे, तुम्हें आदत नहीं। आखिर कहीं के विषय में कभी कभी मैं भी चिंता कर लिया करता हूं, पर गलती भी तो आखिर आदमी से ही हुआ करती है। राम मोहन राय का एक गीत भी कभी कभी याद आ जाता है, जिसमें कहा गया है,
याद रखो, आखिर के वे दिन ऐसे भयंकर होंगे जबकि दूसरे बोलेंगे और तुम रहोगे निरुत्तर। वक्ताओं के व्याख्यान के बाद उठ के खड़े होते समय सभापति महोदय अगर सहसा दृष्टिहीन नाड़ी क्षीण हिमकलेवर हालत में बिल्कुल निरुत्तर हो जाएं तो क्या गति होगी। इन सब बातों को सोच विचार कर पूर्वोक्त भागे हुए सभापति महोदय की अपेक्षा मेरी तबीयत किसी भी अंश में अच्छी थी, ऐसा दंभ मैं नहीं कर सकता। फिर भी छाती फुलाकर मैंने स्त्री से कहा, निर्झर, तुम क्या समझी हो कि? स्त्री ने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझती, लेकिन आज बड़े जोर से मेरा माथा पिड़ा रहा है, शायद बुखार आएगा। आज तुम मुझे अकेली छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा, यह और बात है, आज तुम्हारा चेहरा भी कुछ सुर्ख सा दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे की वो सुर्खी साहित्य सभा में मेरी दुरवस्था की कल्पना करके शर्म के मारे थी या आने वाले बुखार की गर्मी के मारे। इस बात की ऐतिहासिक खोज किए बगैर ही मैंने क्लब के सेक्रेटरी के नाम स्त्री की अस्वस्थता के कारण उपस्थित न हो सकने की मजबूरी जाहिर करते हुए चिट्ठी भेजकर छुट्टी पा ली। कहने की जरूरत नहीं कि स्त्री का बुखार जल्द ही उतर गया। मेरी अंतरात्मा कहने लगी, और तो सब अच्छा ही हुआ, पर मेरी मातृभाषा के ज्ञान के संबंध में श्रीमती जी के मन में ये जो संस्कार बैठा हुआ है सो अच्छा नहीं। उसने अपने को बड़ी भारी विदुषी समझ रखा है। कहीं ऐसा न हो कि मच्छरदानी के भीतर नाइट स्कूल खोलकर वो मुझे बंगला पढ़ाने की कोशिश न करने लगे। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, अभी से अगर स्त्री के इस दंभ को दूर न किया गया तो फिर आगे चलकर मेरी हालत बहुत ही शोचनीय हो जाएगी। उसी रात को स्त्री के साथ मेरी खटपट शुरू हो गई। अल्प विद्या कितनी भयंकरी हो सकती है, पोप के काव्य से उद्धरण देते हुए मैंने उसे अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और ये भी समझा दिया कि सिर्फ हिज्जे और व्याकरण की अशुद्धियां बचाकर कुछ लिख लेने से ही कोई लेखक बन जाता हो सो बात नहीं, असल चीज है विचार। फिर खांसता हुआ बोला, ये सब बातें तुम्हारी व्याकरण कौमुदी में नहीं मिलेंगी, इसके लिए मस्तिष्क चाहिए। मस्तिष्क कहाँ है ये बात उससे स्पष्ट नहीं कही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बात अस्पष्ट नहीं रही। मैंने कहा, कोई उल्लेख योग्य रचना आज तक किसी भी देश की किसी भी स्त्री ने नहीं की। सुनकर निर्झरणी की स्त्री सुलभ बहस की मात्रा तुरंत अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसने कहा, तुमसे किसने कहा कि स्त्रियां नहीं लिख सकती? स्त्रियों को तुमने इतना कमजोर समझ रखा है? मैंने कहा, नाराज होने से क्या फायदा, कोई उदाहरण हो तो बताओ। निर्झरणी ने जवाब दिया, तुम्हारी तरह अगर मैं इतिहास पढ़ी होती तो जरूर मैं ढेर के ढेर उदाहरण पेश कर देती। ये बात सुनकर मेरा मन कुछ नरम पड़ गया, लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं हुई। जहां इसका अंत हुआ उसका वर्णन मैं पीछे करूंगा। उद्दीपना नाम की एक मासिक पत्रिका ने अच्छी कहानी के लिए 50 रुपया पुरस्कार देने की घोषणा की थी। तय हुआ कि हम दोनों उस पत्रिका को एक एक कहानी लिख के भेजेंगे, देखें किसकी रचना पर पुरस्कार आता है। रात की घटना तो बस इतनी ही है। दूसरे दिन प्रभात के प्रकाश में बुद्धि जब निर्मल हुई तो दुविधा होने लगी, मगर प्रतिज्ञा कर चुका था, इस मौके को हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे भी हो जीतना ही है। 2 महीने का समय हाथ में है, डर किस बात का। मैंने प्रकृतिवाद कोश खरीदा और बंकिम की किताबें भी ले आया, लेकिन बंकिम की किताबें मेरी अपेक्षा मेरे अंतःपुर में कहीं ज्यादा परिचित है, इसलिए मुझे उस महान आश्रय को छोड़ देना पड़ा। अंग्रेजी कहानियों की किताबें मैंने ढेर की ढेर पढ़ डाली। बहुत सी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर मैंने एक कहानी का प्लॉट खड़ा किया। प्लॉट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मुश्किल ये हो गई कि भारतीय समाज में वे सब घटनाएं किसी भी हालत में नहीं घट सकती। आखिर मुझे अति प्राचीन काल में पंजाब के सीमांत प्रदेश में कहानी की नींव डालनी पड़ी। वहां संभव असंभव विचार का कोई खास डर न होने से मेरी लेखनी के आगे कोई बाधा ही नहीं रही। उद्दाम प्रेम, असंभव वीरता, भयंकर परिणाम वगैरह सर्कस के घोड़े की तरह मेरी कहानी के चारों तरफ विचित्र गति से चक्कर लगाने लगे। रात को मुझे नींद न आती। दिन में रोटी खाते वक्त भात की थाली में दाल न डालकर तरकारी की कटोरी में उड़ेल दिया करता। मेरी हालत देखकर निर्झरणी ने एक दिन बड़े विनय के साथ कहा, मेरे गली की सौगंध है तुम्हें, तुम लिखो मत, मैं अपनी हार मान लेती हूं। मैं उत्तेजित हो उठा, बोला, तुम क्या यही समझती हो कि मैं दिन रात कहानी के बारे में ही सोचा करता हूं? बिल्कुल वाहियात बात है। मुझे अपने मुवक्किलों के मामलों के बारे में काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तुम्हारी तरह कहानी और कविता की बात ही रात दिन सोचता रहूं, इतनी यहां फुर्सत किसे है? कुछ भी हो,
अंग्रेजी प्लॉट और संस्कृत शब्दकोश की मदद से मैंने एक कहानी खड़ी कर ली। मन के किसी एक कोने में धर्म बुद्धि की प्रेरणा मुझे जरा पीड़ा देने लगी। सोचने लगा, बेचारी निर्झर ने अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा, उसका भाव संग्रह का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण है, मेरे साथ उसकी ये लड़ाई बिल्कुल ही बेजोड़ है, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। उपसंहार। कहानी भेज दी। बैसाख के अंक में पुरस्कार प्राप्त कहानी प्रकाशित होगी। यद्यपि मेरे मन में किसी तरह की आशंका नहीं थी, फिर भी समय जैसे जैसे नजदीक आने लगा वैसे वैसे मन मेरा चंचल हो उठा। वैसाख का महीना भी आ गया। एक दिन अदालत से जरा सवेरे सवेरे लौटा तो खबर मिली कि वैसाख की उद्दीपना आई है और वो मेरी स्त्री के पास है। धीरे धीरे दबे पांव में अंतःपुर में पहुंचा। अपने सोने के कमरे में झांक कर देखा कि मेरी स्त्री एक कोने में बैठी किसी किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर जला रही है। दीवार से लगे आईने में निर्झरणी का जो प्रतिबिंब दिखाई दिया, उससे स्पष्ट मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले वो काफी आंसू बहा चुकी है। अपने मन में मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साथ ही कुछ दया भी आई। बेचारी की कहानी उद्दीपना में नहीं निकली, पर इस जरा सी बात पर इतना दुख क्यों? असल में स्त्रियों के अहंकार पर जरा सी चोट पहुंचते ही उनका ऐसा ही हाल हो जाता है। उपाय क्या? मैं चुपचाप दबे पांव वापस चला आया। उद्दीपना कार्यालय से नकद दाम देकर बैसाख का अंक खरीद लाया। मेरी कहानी कहाँ प्रकाशित हुई है देखने के लिए पन्ने उलटने लगा। सूची देखी। पुरस्कृत कहानी का शीर्षक विक्रम नारायण नहीं ननद है, और उसके रचयिता का नाम ये क्या, श्रीमती निर्झरणी देवी। देश में मेरी स्त्री के सिवा और किसी का नाम भी निर्झरणी है क्या? कहानी खोलकर पढ़ने लगा। देखा कि निर्झर की उस अभागिन चचेरी बहन का जीवन वृत्तांत ही शाखा प्रशाखाओं के साथ फल फूल कर कहानी बन गया है। बिल्कुल ही घरेलू बातें हैं, सीधी सादी भाषा है, लेकिन फिर भी सारी चीज एक तस्वीर सी बनकर आंखों के सामने घूमने फिरने लगती है और आंखों में आंसू भर आते हैं। ये निर्झरणी मेरी ही निर्झर है, इसमें संदेह नहीं। तब मैं अपने शयन घर के उस दाह दृश्य और व्यथित रमणी के उस म्लान मुख की याद करके बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा और न मालूम क्या क्या सोचता रहा। रात को मैं सोने गया तो स्त्री से बोला, निर्झर, जिस कॉपी में तुम लिखा करती हो वो कॉपी कहाँ है? निर्झरणी ने कहा, क्यों, उसे लेकर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, उन्हें छपाना चाहता हूं मैं। उसने कहा, रहने दो, ज्यादा मजाक की जरूरत नहीं। मैंने कहा, नहीं, मजाक नहीं, सचमुच छपाना है। निर्झरणी बोली, कहाँ गई मुझे मालूम नहीं। मैंने जरा कुछ जिद के साथ ही कहा, नहीं निर्झर, सो नहीं होने का, बताओ कहाँ है कॉपी? निर्झर, सच कहती हूं, वो अब नहीं है। मैं, क्यों, कहाँ गई? निर्झर, जला दिया मैंने उसे। मैं चौंक पड़ा। हाय हाय, ये क्या किया उसने? बोला, है ये क्या किया तुमने, कब जलाई? उसने कहा, आज ही जलाई। मैं क्या जानती नहीं कि स्त्री का लिखना खाक लिखना है? स्त्री की रचना होने से लोग खामोखा झूठी तारीफ कर दिया करते हैं। उसके बाद निर्झर की मैंने बहुत खुशामद बरामद की, पर आज तक उससे एक सतर भी न लिखा सका। इत्यलम। हरिश्चंद्र हालदार। ऊपर जो कहानी लिखी गई है उसका करीब 15 आना बनावटी किस्सा है। मेरे पति का भाषा ज्ञान कितना कम है सो उनकी लिखी हुई कहानी से ही भली भांति समझा जा सकता है। छी छी, अपनी स्त्री को लेकर इस तरह कहानी लिखी जाती है कहीं? इत्यालम। निर्झरणी देवी। स्त्रियों की चातुरी के संबंध में देशी विदेशी शास्त्र अशास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हैं। पाठक उन सब का ख्याल रखते हुए आशा है धोखे में न आएंगे। मेरी कहानी की भाषा और हिज्जे की गलतियां किसने सुधारी हैं सो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे न बताने पर भी विज्ञ पाठक अनुमान कर सकते हैं कि मेरी स्त्री ने ऊपर जो 2-4 सतरें लिखी हैं उनमें जो हिज्जे की गलतियां हैं वे इच्छाकृत हैं। अपने पति को भाषा विज्ञान का परम पंडित साबित करने और मेरी कहानी को बरसाती कहानी में शुमार करने का उन्होंने ये सबसे आसान तरीका निकाल लिया है। तभी तो कालिदास लिख गए हैं, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम। वे स्त्री चरित्र को खूब अच्छी तरह समझते थे। मेरी भी अब मूषिक शिशुओं के आंख खुलने के समान आंख खुलने लगी है और मैं भी समझने लगा हूं। कालांतर में हो सकता है कि मैं भी कालिदास हो जाऊं। कालिदास के साथ मेरा और भी कुछ कुछ सामंजस्य पाया जाता है।
सुना है कविवर ने अपने नवविवाह के बाद अपनी विदुषी स्त्री को जो श्लोक रचकर सुनाया था उसमें उप्र शब्द से रकार का लोप कर दिया था। शब्द प्रयोग के संबंध में ऐसी दुर्घटनाएं वर्तमान लेखकों द्वारा भी अक्सर हो जाया करती हैं। लिहाजा सब विषयों पर गंभीर विचार करने के बाद मुझे पूरी आशा हो रही है कि कालिदास का जो अंतिम परिणाम हुआ था मेरे लिए भी वो संभव हो सकता है। इत्यलम हरिश्चंद्र। ये कहानी अगर छपाई गई तो मैं मायके चली जाऊंगी। निर्झरणी। मैं भी उसी वक्त ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। हरिश्चंद्र। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कहानीकार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।